नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री आज खत्म कर देंगे, तो आज एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देंगे और जो कहना चाहिए मेडिवल टाइम से पहली वाली बातें हैं वो भी मैं आज आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी करूंगा, तो आप जल्दी से ध्यान दीजिए और हम शुरू करते हैं अपना रैपिड रिवीजन। और अभी शुरू कहाँ से करते हैं? वर्धन वंश से, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई थी कल और गुप्ता डायनेस्टी के बाद वर्धन डायनेस्टी आती है। और वर्धन डायनेस्टी, क्योंकि राज्य फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है भारत, तो इसमें से एक राज्य निकल के आता है। हरियाणा में एक जगह होती है थानेश्वर, और थानेश्वर से एक नया वंश निकलता है जिस वंश का नाम है आपका वर्धन वंश। इस वंश की जो स्थापना की, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वंश की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्धना डायनेस्टी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्धना डायनेस्टी किसने की थी? वर्धन डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट, तो या फिर फाउंडर ऑफ वो तो पूछा जाता है पुष्यभूति। क्या? पुष्यभूति नाम के एक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इस वंश को हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं उस व्यक्ति के नाम की वजह से। ठीक है बेटा, तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कहते हैं। स्थापना हो गई। अब इस वंश का जो चौथा शासक होता है वो थोड़ा फेमस होता है। उसका चौथे शासक का नाम जो है वो 4th नंबर का शासक है, जिसका नाम है प्रभाकर मित्र। क्या है बेटा? प्रभाकर मित्र। अब प्रभाकर मित्र के 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम होता है राज्यवर्धन, एक का नाम राज्यवर्धन, एक का नाम होता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन 2 बेटे, और एक बेटी होती है, उसका नाम है राज्यश्री। अब ये राज्यश्री की जो शादी है वो कहाँ करा देता है? कन्नौज के शासक से करा देता है। कन्नौज का शासक होता है कौन? गृहवर्मा। कौन? गृहवर्मा। गृहवर्मा से शादी करा देता है। अब कन्नौज राज्य मिल गया और इसकी राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। क्या थी इनकी? थानेश्वर, हरियाणा का थानेश्वर इनकी राजधानी थी। थानेश्वर और इनकी शक्तिशाली सेना मिल गई, किसकी? इनकी थानेश्वर वालों की और कन्नौज वालों की। तो इन्होंने क्या किया? भारत में फिर से एक नया इस्टेब्लिशमेंट कर दिया और एक नए वंश की स्थापना हो गई। और वो वर्धन वंश डायनेस्टी जो थी, वर्धन डायनेस्टी, वो ज्यादा पीक पे आने लगी और उसका चरमोत्कर्ष होने लगा और वो दिखाई देने लगी, लाइट में आ गई। ठीक है बेटा, तो राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा और राज्यवर्धन ने और इसके जीजा गृहवर्मा ने मिलकर के दोनों ने थानेश्वर को प्रसिद्ध कर दिया। कन्नौज साथ में प्रसिद्ध हो ही रहा था, है ना, तो इसलिए थानेश्वर पहली राजधानी है इनकी, वर्धन डायनेस्टी की। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर। दूसरी राजधानी क्या थी? कन्नौज। किसकी थी? वो हर्षवर्धन की पूछी जाती है। लेकिन राज्यवर्धन पहले राजा बनेगा। राज्यवर्धन बनेगा तो राज्यवर्धन को एक व्यक्ति मार देगा। वो कौन मार देगा? बंगाल के गौड़ वंश का शासक, गौड़ वंश का शासक शशांक मार देगा। कौन मार देगा बेटा? शशांक मार देगा। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। इसने क्या किया था बेटा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? जहां महात्मा बुद्ध ने बैठ करके तपस्या की थी, बोधि वृक्ष कटवाया। किसने कटवाया? इसने कटवाया, नालायक ने। किसने? शशांक ने। और बंगाल के इस शासक ने ही राज्यवर्धन को मारा। ठीक है, राज्यवर्धन को मारा था और गृहवर्मा को मारा था। इन दोनों को मार दिया तो गद्दी पर कौन बैठेगा? हर्षवर्धन। अब बस बेटा, मैं आपको हर्षवर्धन पढ़ाता हूं। अब मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में बताता हूं। डीप में मैंने आपको सबको पढ़ा रखा है, आप समझ रहे होंगे। अब कौन बैठेगा? हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने किसको मार दिया? उस नालायक को मार दिया। किस नालायक को? शशांक को मार दिया। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। अब इससे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा? तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहले इसका टाइटल ले लेते हैं, उपाधि। इसकी उपाधि पे टाइटल बनता है। किसी और ने ये उपाधि ले ली, शीलादित्य। शीलादित्य ये इसकी बहुत फेमस उपाधि है, किसी और मतलब शासक की, रूलर की नहीं है, एम्परर की नहीं है, ये इसी की है बस, ये शीलादित्य। हर्षवर्धन के बाद अगला, हर्षवर्धन पे और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसके दरबार में दरबारी कवि था, एक दरबारी कवि था और जिसका नाम क्या था? उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट। कौन था बेटा? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है बेटा? बाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित। हर्षचरित जो ग्रंथ लिखा वो किसने लिखा? बाणभट्ट ने। और यहां ये खुद भी एक कवि था, ये स्वयं कवि था, स्वयं भी कवि था। तो स्वयं कवि था तो इसने स्वयं ने क्या लिखा? किसने 3 रचना लिखी? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे आता है कि हर्षवर्धन में
हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं की? तो 3 नाम तो ये होते हैं, चौथा नाम कुछ और आ जाता है, खासकर हर्षचरित ही दे देते हैं हम, है ना, हर्षचरित, जबकि इसका नहीं है, आपके सामने है, देख लीजिए। तो ये समकविता ये था। अब इसने क्या था, प्रयाग में क्या करवाया, प्रयाग में महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद करवाई थी, महामोक्ष परिषद की करवाई थी, महामोक्ष परिषद। इस महामोक्ष परिषद का ही नया रूप क्या है, कुंभ मेला। तो पूछा जाता है भारत में कुंभ मेला का प्रचार सबसे पहले किसने कराया था? वो हर्षवर्धन का ही है। किसका बेटा? हर्षवर्धन का ही है। तो हर्षवर्धन पर ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और है, हाँ सोरा, चालुक्य एक नरेश होता है, चालुक्य वंश का एक शासक होता है, चालुक्य वंश है एक, और उसका एक शासक है बेटा जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अभी एक क्वेश्चन छूट रहा था मेरा, याद आ गया इसका, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध होता है, किसका? हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का युद्ध होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय एंड हर्षवर्धन द्वितीय का युद्ध हुआ। इसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता और हर्षवर्धन हारा था, हर्षवर्धन हारा था। अब इसका कैसे पता चला? तो इसका 2 जगह से पता चलता है कि इतना बड़ा शासक पुलकेशिन द्वितीय से कैसे हार गया। तो 2 जगह से इसका प्रमाण मिलता है। कौन कौन सी जगह से? एक तो पुलकेशिन ने ही एक प्रशस्ति लिखवाई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति, आपसे खाली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो किससे है बेटा? पुलकेशिन से है। और पुलकेशिन ने लिखवाई किससे थी? तो इसका नाम, मेरा नाम याद कर लेना, रवि कीर्ति नाम था। रवि मेरा नाम है, रवि कीर्ति ने ये रचना की थी। किसकी? ऐहोल में एक प्रशस्ति, एक अभिलेख लिखाया था पुलकेशिन ने। उस पर मिलता है कि इसने हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। इसका दूसरा प्रमाण कहां से मिलता है? तो दूसरा प्रमाण यह है बेटा कि हर्षवर्धन के टाइम में चीनी यात्री, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। कौन आया था? हेनसांग भारत आया था। कौन आया था बेटा? हेनसांग भारत आया था। हेनसांग भारत है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग। अब हेनसांग ने भी इसका वर्णन दिया, किसमें दिया? अपनी आत्मकथा लिखी इसने, जिसका नाम है सीयूकी में इसने इसका वर्णन किया है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन हर्षवर्धन पर नहीं बनेंगे भी तो वो थोड़ा डीप पढ़ने के लिए आपको दूसरी क्लासों में जाना पड़ेगा मेरी। ठीक है बेटा, तो अभी फिलहाल इतना ही, आगे मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी देर में हमने सब कुछ रिपीट कर लिया। तो अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं जिसे ना तो हम एंशिएंट हिस्ट्री का कह सकते, ना ही हम उसे मेडिवल हिस्ट्री का कह सकते, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल वो। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है त्रिराष्ट्र संघर्ष। क्या नाम है? त्रिराष्ट्र संघर्ष। तो बेटा यहां जल्दी से समझिए, त्रिराष्ट्र संघर्ष में क्या होता है कि जब ये वर्धन डायनेस्टी खत्म हो जाती है, लेकिन कन्नौज बड़ा फेमस हो जाता है, कन्नौज बड़ा फेमस हो जाता है। इस कन्नौज को लेकर के 3 राष्ट्र आपस में लड़ेंगे। ये जो है ये राड़ की जड़ है कन्नौज, और इसे लेकर के इधर पूर्व दिशा में पाल वंश हो जाता है। कौन सा? पाल वंश। इधर पश्चिम दिशा में गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाता है। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाता है। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश। और यहाँ दक्षिण में हो जाता है बेटा राष्ट्रकूट। कौन सा वंश हो जाता है? राष्ट्रकूट वंश हो जाता है, राष्ट्रकूट वंश हो जाता है। ये 3 वंश हो गए, 3 राज्य हो गए, पाल राज्य, गुर्जर प्रतिहार राज्य, राष्ट्रकूट राज्य। लड़ेंगे किसे? इसे लेकर के, इनमें आपस में इसे लेकर के लड़ाई चलती रहती है। इधर कभी नागभट्ट होता है, वत्सराज होता है, इधर धर्मपाल होता है, इधर ध्रुव होता है, इधर गोविंद तृतीय होता है, उधर मिहिर भोज होता है, उधर देवपाल होता है। मैंने इतनी नाम की खिचड़ी पकाई, आपके कुछ समझ में नहीं आई, जरूरत भी नहीं है समझने की, जरूरत भी नहीं है। बस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि त्रिराष्ट्र संघर्ष किन 3 देशों के बीच में हुआ था, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा ऑप्शन में? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। और जो चौथा लिखा हुआ मिलेगा, चोल मिले या कुछ और मिले, सब लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। वही समझ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, आपस में लड़े थे। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिराष्ट्र संघर्ष में जब लड़े थे तो अंतिम रूप से विजय किसकी हुई थी? तो अंतिम विजय किसकी हुई? तो ठीक है बेटा, किसकी अंतिम विजय हुई? गुर्जर प्रतिहार की
अंतिम विजय हुई। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से वंश थे? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। हो गए बेटा आपके राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश हो गए, मैंने तीनों लिखा दिए। अंतिम विजय पर क्वेश्चन देखिए, अंतिम विजय किसकी हुई है इसमें? तो अंतिम विजय हुई है गुर्जर प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की, क्योंकि दूसरे वंशों के शासक जो है कमजोर पड़ गए। अंतिम विजय हुई गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, अब हमें इन तीनों वंशों पे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनमें मेन क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। तो मैं इसको मिटा दूं। अब चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पाल वंश। क्या पढ़ते हैं बेटा? पाल वंश। तो पाल वंश में देखिए, पाल वंश, पाल वंश में पाल वंश की स्थापना किसने की? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनता के समर्थन से भारत में गद्दी पर बैठने वाला पहला राजा कौन सा है? तो पाल वंश का राजा पहला राजा है जो है गोपाल। कौन है? गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना किसने की बेटा? गोपाल ने। अगला शासक कौन हुआ पाल वंश में? धर्मपाल। धर्मपाल, धर्मपाल के बारे में कहा जाता है क्या? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। क्या करवाई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने, और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी। ठीक है बेटा, सबसे शक्तिशाली शासकों में से माना जाता है, और ये बिहार में पड़ता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल के बाद गद्दी पर बैठता है देवपाल। देवपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हो जाता है। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हो जाता है। देवपाल पर क्या होता है कि विदेशों के राजा भारत में बौद्ध धर्म के लिए कुछ मांगते हैं तो ये दे देता है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ऐसा कोई खास नहीं है। फिर इसके बाद में ये ऐसे ही चलता रहता है पाल वंश, और लास्ट में आकर इसमें एक शासक होता है रामपाल। लास्ट में आकर रामपाल। तो रामपाल के टाइम में एक होता है सांध्याकर नंदी। सांध्याकर नंदी करके एक राइटर होता है, और वो लिखता है रामपाल चरित्र। क्या लिखता है? रामपाल चरित्र। और रामपाल के विरुद्ध जो हुआ था वो कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। किसका? कैवर्तों का विद्रोह। तो क्वेश्चन अभी कभी कभी पूछ रहे थे, एक कास्ट है, एक ट्राइबल है कैवर्त। कैवर्तों ने विद्रोह जो किया था वो किसके टाइम में किया था? रामपाल के टाइम में किया था, और पाल वंश का ये शासक था। एक विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया था, उसने पाल वंश को क्या कहा था? तो रुहुमा कहा था। क्या कहा था? रुहुमा कहा था। रुहुमा, पाल वंश को रुहुमा कहा था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पाल वंश। अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में पहले तो स्थापना किसने करी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो पूछा जाए स्थापना किसने की? स्थापना जो की बेटा वो की थी हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। ठीक, इसके बाद नागभट्ट, वत्सराज, सब ऐसे ही बेकार बेकार होते हैं, कोई किसी पे ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आता। फिर आता है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, और जिसका नाम होता है मिहिर भोज। क्या नाम होता है बेटा? मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे शक्तिशाली इस वंश का। ठीक, अब इसने किसी चीज उपाधि टाइटल लिए थे, इस पर क्वेश्चन आता है। मेन क्वेश्चन इस पर ही आता है बस, टाइटल पे। क्या है? आदि बारहा, आदि बारहा और प्रभास। प्रभास, इस चीज की उपाधि किसने ली थी? मिहिर भोज ने। आदि बारहा की और प्रभास की उपाधि किसने धारण की? इसमें केवल इसकी उपाधि पे क्वेश्चन आएगा बस। इसके बाद एक शासक होता है उसमें महेंद्रपाल। अब देखो इसके पीछे पाल लगा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाल वंश का होगा, लेकिन नहीं, ये गुर्जर प्रतिहार का है। और महेंद्रपाल जो शासक बनता है तो इसके दरबार में एक कवि होता है, प्रसिद्ध कवि। कौन है वो प्रसिद्ध कवि? प्रसिद्ध कवि कौन रहता है? राजशेखर। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। ये राजशेखर वही है जिसने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, ऐसे करके कैसे बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बाल भुवन, और मेरे खुद के याद नहीं आ रही, इतनी सारी पुस्तकें इसने लिखी हैं राजशेखर ने। और किसके टाइम में रहता था? गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल के टाइम में रहता था। ठीक है बेटा, अब गुर्जर प्रतिहार के बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रकूट वंश। ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं हो गई। राष्ट्रकूट वंश, कौन सा वंश पढ़ते हैं बेटा? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहली बात, स्थापना किसने की? स्थापना तो स्थापना की बेटा दंती दुर्ग ने। किसने की?
दंती दुर्ग ने। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राजधानी क्या थी इनकी, राजधानी। तो राजधानी क्या है, पहले तो स्थापना पूछी जाती है, फिर राजधानी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मान्यखेट। मान्यखेट इनकी राजधानी थी, मान्यखेट इनकी राजधानी थी। अब एक शासक होता है इनमें कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, इस पर क्वेश्चन जरूर याद रखना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? अच्छा, ऑप्शन में कृष्ण फर्स्ट भी आएगा, कृष्ण सेकंड भी आएगा, तो ध्यान रखना कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। और ये भारत का सबसे बड़ा एकाश मंदिर, मतलब एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर, अर्थात एकाश्म मंदिर है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है बेटा, जबकि सबसे बड़ा मंदिर तो दुनिया का कौन सा है, वही अंकोर वाट का है, अब दूसरा बन रहा है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए कृष्ण प्रथम के बाद एक शासक इसमें फिर और होता है, बड़ा फेमस होता है, उस पर क्या क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा बस, उस पर खास तो नहीं बनेगा। अमोघ वर्ष, कौन सा है, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था, अमोघ वर्ष, इसने जैन धर्म को माना, जबकि सारे राजा जो थे वो भगवान शिव को मानते थे, लेकिन ये जैन अनुयायी था। कौन था, जैन अनुयायी। यही क्वेश्चन आता है कि बताइए राजपूत वंश का शासक कौन सा था जिसने जैन धर्म अपनाया था, तो वो अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष ने क्या किया, जैन धर्म में संलेखना होती है बेटा, संलेखना मतलब उपवास द्वारा प्राण त्यागना, तो इसने संलेखना के द्वारा प्राण त्यागे थे, संलेखना द्वारा प्राण त्यागे, द्वारा प्राण त्यागे। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपका सब कुछ हो गया। वहां बचा है आपका मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में आपको कल से शुरू करा रहा हूँ और कल से आपको मिल जाएगी जल्दी जल्दी, एक दो वीडियो में ही, थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन आपको पूरा जल्दी ही करा दूंगा, 2-3 वीडियो में मेडिकल हिस्ट्री भी, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक जितने हो सकेंगे वो करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना, धन्यवाद।